है पेमेंट ऑफ हमारा एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 POGA पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हमें क्या बताता है, ग्रेच्युटी का मतलब क्या है। तो हम सबसे पहले ये कहते हैं बेटा ग्रेच्युटी वर्ड कहां से आया। ग्रेच्युटी एक लैटिन वर्ड से आया, दैट इज ग्रेटिट्यूस। ये लो सर। मतलब इच्छा से अलग से, ठीक है ना, इच्छा से अलग से, एक्स्ट्रा से, ग्रेटिट्यूड सम्मान भाव से आप किसी को कुछ दे रहे हो, सम्मान भाव से किसी को कुछ दे रहे हो, ठीक है सर। अब आपको ग्रेच्युटी वर्ड ग्रेच्युटी समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या सीखना है कि साहब ग्रेच्युटी कब दी जाती है। कॉन्टिन्यूअस सर्विस। ये लो सर, अगर आपको ग्रेच्युटी सीखना है तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो सीखनी है वो सीखनी है कॉन्टिन्यूअस सर्विस। ये लो सर। अच्छा, ग्रेच्युटी कब मिलती है, तो ग्रेच्युटी मिलती है when an employee on his लिखो, paid to an employee on his termination due to retirement, superannuation और resignation after continuous service for 5 years or more। ये लो सर, ये कहता है ग्रेच्युटी पेड टू एन एम्प्लॉई ऑन हिज टर्मिनेशन। मतलब अगर एक एम्प्लॉई है साहब, एक एम्प्लॉई है मेरे यहाँ काम कर रहा है 10 साल से और अभी भी काम कर रहा है, वो 10 साल हो गए, वो कहता है सर अब मुझे ग्रेच्युटी का पैसा दे दो, तो क्या मैं उसे ग्रेच्युटी का पैसा दूंगा। एक एम्प्लॉई है मेरे यहाँ काम कर रहा है, मान लो आप सीएमए बन गए, आप मेरे यहाँ काम करने लग गए, आपको काम करते करते 10 साल हो गए, आप 10 साल बाद मुझे कहते हो सर हमें तो काम करते हुए 10 साल हो गए, आप हमें ग्रेच्युटी का पैसा दे दो, तो क्या मैं ग्रेच्युटी का पैसा देने के लिए लायबल हूं क्या। नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज टर्मिनेशन। सर टर्मिनेशन का मतलब क्या, टर्मिनेशन का मतलब बेटा छोड़ना, काम छोड़ना। अब चाहे मैं निकालूं चाहे आप रेजिग्नेशन दो
या आपका रिटायरमेंट हो जाए, या सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन एक रिटायरमेंट का ही टाइप होता है जिसमें ये डिसाइड कर लिया जाता है कि इस सर्टिफाइड, इस प्रॉपर एज के बाद में आपका जो ये जॉब का टाइम पीरियड है, जो आपका ये एम्प्लॉयमेंट है, ये खत्म हो जाएगा। जैसे अपन ने कह दिया 60 इयर्स के बाद आपकी जॉब का टाइम खत्म हो जाएगा, तो वो 60 इयर्स एज क्या है? सुपर एन्युएशन। वॉलेंट्री रिटायरमेंट जरूरी नहीं है उस एज पे जाके ही हो, रिटायरमेंट उस एज से पहले भी लिया जा सकता है, जैसे अपन वॉलेंट्रीली रिटायरमेंट करते हैं। तो स्पेसिफाइड एज के बाद में जो रिटायरमेंट होता है वही सुपर एन्युएशन कहलाता है। एक स्पेसिफाइड एज अटेन करने पे जो रिटायरमेंट होता है वही सुपर एन्युएशन कहलाता है। डन, समझ गए? तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म होना चाहिए, तब जाके वो क्या माना जाएगा, तब क्या माना जाएगा? आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 इयर्स। अब बात आती है बेटा, एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, देखो अपन पूरे एक्ट का सबसे मेन पार्ट समझ रहे हैं, फिर अपन फटाफट फटाफट पढ़ देंगे, काम की चीज है वो समझ रहे हैं, ठीक है? एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, वो मेरे यहाँ पिछले 4 साल से काम कर रहा है, पिछले 4 साल से काम कर रहा है। उसने आके मुझे रेजिग्नेशन दे दिया, उसने आके मुझे रेजिग्नेशन दे दिया और कह दिया सर बस अब मैं और काम नहीं कर सकता हूं। मेरे इस्टेब्लिशमेंट पे ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है। वो कहता है सर मुझे 4 साल की ग्रेच्युटी दे दो, वो कहता है सर मुझे तो 4 साल की ग्रेच्युटी दे दो। क्या मुझे उसे 4 साल की ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी? 5 साल की नहीं मांग रहा, 4 साल की नहीं देनी पड़ेगी। वर्ड वर्ड पे जाओ, वर्ड कंटिन्यूस सर्विस फॉर 5 इयर्स और मोर, 5 साल या उससे ज्यादा की सर्विस होनी चाहिए, है क्या? नहीं है, तो ग्रेच्युटी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है सर। मेरे यहाँ एक और एम्प्लॉय काम करता था, उसे काम करते हुए अभी 3 साल हुए और उसकी डेथ हो गई, और उसकी डेथ हो गई साहब, डेथ डेथ हो गई, मर गया साहब। मेरे इस्टेब्लिशमेंट पे ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है, तो क्या उसके घर वाले आके ग्रेच्युटी मांग सकते हैं? मांग सकते हैं सर, 5 साल तो हुए नहीं, 5 साल तो हुए ही नहीं। तो बेटा अगर कभी डेथ वाला केस आ जाए या परमानेंट डिसेबल वाला केस आ जाए, डेथ वाला केस आ जाए या परमानेंट डिसेबल वाला केस आ जाए, तो केवल कंटिन्यूस सर्विस देखा जाएगा, 5 साल नहीं देखा जाएगा। केवल कंटिन्यूस, कि वो पीछे से कंटिन्यूस सर्विस में तो था ना, ऐसा नहीं घर वाले आके कहते ये साहब 5 साल पहले आपके यहाँ काम करता था, अब ये मर गया, अब ग्रेच्युटी दे दो, ऐसा नहीं है साहब। वो आपके यहाँ कंटिन्यूस सर्विस में था ना, अगर वो आपके यहाँ कंटिन्यूस सर्विस में था तो चाहे 5 साल पूरे ना हुए हो, 5 साल पूरे ना हुए हो, तो भी आप उसको ग्रेच्युटी देने के लिए लायबल हो। क्लियर? क्लियर है? ठीक है साहब। एक आदमी, एक एम्प्लॉय मेरी कंपनी में पिछले 4 साल से काम कर रहा था, मशीन में उसके हाथ आ गए और उसके हाथ कट गए, अब वो काम कर ही नहीं सकता, अब वो काम कर ही नहीं सकता, तो उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो जब वो जॉब छोड़ेगा तो क्या मुझे उसे ग्रेच्युटी देनी है?
अभी उसके 4 ही साल पूरे हुए हैं, क्या मुझे उसे ग्रेच्युटी देनी है? बिल्कुल देनी। डेट इज कॉल्ड परमानेंट डिसेबलमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट। अब वो काम नहीं कर सकता, वरना वो काम कर लेता। वो आके मुझे कहेगा सर मुझे 4 साल हो गए, अगर ये मेरे हाथ नहीं कटते तो मैं आपके यहाँ काम कर लेता, और आप बताइए मैं आपके यहाँ काम अभी भी करना चाहता हूं। ठीक है साहब, तो मुझे उसे बाद में भी क्या देनी पड़ेगी? ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। तो सर इसका मतलब कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए। 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस का मतलब का क्या क्या एक्सेप्शन है? या तो डेथ हो जाए या फिर परमानेंट डिसेबल हो जाए तो 5 साल से कम भी हो तो भी दी जाएगी, अदरवाइज 5 साल होना चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, और टर्मिनेशन पे ही मिलेगी। टर्मिनेशन से पहले आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? यहां तक की बात अगर सभी को क्लियर है तो मुझे जल्दी से ओके कहें। यहां तक की बात में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से, फास्ट। डन? क्लियर है? चलिए, आपके पहले पेज पे देखिए, ग्रेच्युटी का एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, एप्लीकेबिलिटी ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है। ये कहता है साहब एक्ट प्रोवाइड टू एन स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ये एक्ट पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी की बात करता है, ठीक है, टू एन एम्प्लॉई इंगेज्ड इन फैक्ट्री। कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री हो, लगेगा साहब, फैक्ट्री में काम करता है ग्रेच्युटी लगेगा। माइंस में काम करता है ग्रेच्युटी लगेगा। ऑयल फील्ड, तेल के कुएं में काम करता है ग्रेच्युटी लगेगा। प्लांटेशन, ग्रेच्युटी लगेगा। पोर्ट, बंदरगाह, ग्रेच्युटी लगेगा। रेलवे, ग्रेच्युटी लगेगा। शॉप्स एंड, ठीक है साहब, शॉप्स लगेगा। फिर कहते हैं और अदर इस्टेब्लिशमेंट, तो इन पे तो लगेगा ही लगेगा भैया, इन पे तो लगेगा ही लगेगा। टेन इंप्लॉई, 10 इंप्लॉई और मोर, और 20 इंप्लॉई और मोर विद पावर विदाउट पावर। सर इसका मतलब क्या है? बेटा कोई ऐसी जगह हो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो,
मतलब जहां पे मशीनें लगी हुई हो, विद एड यूज ऑफ पावर, पावर का मतलब जहां पे मशीनें यूज आ रही हो, जहां पे बिजली काम में आ रही हो, वहां पे 10 एम्प्लॉई, और जहां पे बिजली का बिल्कुल काम ही नहीं है, बिजली है ही नहीं, वहां पे कम से कम 20 एम्प्लॉई या उससे ज्यादा काम कर रहे हो, कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट हो। या फिर ये तो चलेगा ही चलेगा, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे। तो हमने कहा इन पे ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो जाएगा, मतलब इनको ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। क्लियर है कि साहब? तो सिंपल सी बात, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, शॉप, ठीक है साहब, इन पे तो लगेगा ही लगेगा। इनके अलावा कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 या उससे ज्यादा इंप्लॉय काम करते हो विद पावर, या 20 और उससे ज्यादा इंप्लॉय काम करते हो विदाउट पावर, तो उस पर भी ग्रेच्युटी का एक्ट अप्लाई हो जाएगा। डन? चलिए, उसके बाद में नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, फटाफट से देख लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बस देखना है केवल एक बार, ना आपको याद रखने की जरूरत है, बस एक बार पढ़ के चले जाए केवल, आगे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन 2A डिफाइंस द टर्म एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। हैविंग ब्रांचेज इज मोर देन वन स्टेट, जिसकी एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में ब्रांचेज हो। एज ए फैक्ट्री बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी कोई फैक्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। और एनी मेजर पोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड और रेलवे, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए इन सब के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, और इसके अलावा जो भी होंगे उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो ऐसा कोई स्टेब्लिशमेंट जिसकी ब्रांच केवल एक स्टेट में है, या फिर कोई फैक्ट्री जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, या कोई छोटे मोटे पोर्ट हो, तो उन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट। डन? क्लियर है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बस इतना ही मीनिंग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मानोगे या स्टेट गवर्नमेंट को मानोगे। तो हमने कह दिया भाई जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसा कोई स्टेब्लिशमेंट जिसकी ब्रांचेज एक या एक से ज्यादा स्टेट में, दो या दो से ज्यादा स्टेट में, तो उसको क्या माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड जो बड़े बड़े हैं उन पे क्या माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, बाकी सब पे स्टेट गवर्नमेंट। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय कौन होता है साहब? एम्प्लॉय तो वही वाली चीज, सारे काम करने वाले लोग एम्प्लॉय होते हैं। आपने बोनस एक्ट में पढ़ा था ना, जैसा आपने बोनस में पढ़ा था, जैसा आपने बोनस में पढ़ा था, सारे लोग क्या माने जाएंगे? सारे लोग क्या माने जाएंगे? एम्प्लॉय माने जाएंगे। सारे लोग क्या माने जाएंगे? एम्प्लॉय। कौन नहीं माना जाएगा? अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज को एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। अप्रेंटाइज को एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, बाकी सारे लोग एम्प्लॉय माने जाएंगे। क्लियर? एक केस आया था, क्या टीचर एम्प्लॉय माने जाएंगे? जो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्या वो टीचर एम्प्लॉय माने जाएंगे? यस, वो टीचर भी एम्प्लॉय माने जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय एम्प्लॉय माने जाएंगे क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने? अरे गवर्नमेंट अलग से स्कीम बना के रखती है,
गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए, आपको याद है बोनस में भी हमने पब्लिक सेक्टर को अलग कर दिया था, बोनस में भी हमने पब्लिक सेक्टर को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए अलग से स्कीम बना के रखती है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए अलग से स्कीम बना के रखती है। डन। हाँ भाई, ये पॉइंट क्लियर है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हर एक्ट में होते हैं। काम की चीज हमने समझी थी पहले बेसिक में। एम्प्लॉय की डेफिनेशन वही वाली है, अप्रेंटाइज को पार्ट नहीं माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं माना जाता है, टीचर को भी एम्प्लॉय माना जाता है, बाकी सभी को तो एम्प्लॉय माना ही जाता है। ओके। यस नो जवाब देते जाए मेरे साथ साथ। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। इंप्लॉयर की डेफिनेशन से पहले मुझे आपसे कोई और बात करनी है। इंप्लॉयर की डेफिनेशन से पहले मुझे कोई और बात करनी है कि साहब ग्रेच्युटी कितनी दी जाएगी, ग्रेच्युटी कितनी दी जाएगी, ग्रेच्युटी कितनी दी जाएगी। तो मैंने एक आपको टर्म कही कि चलिए अपन देखते हैं, रेट ऑफ ग्रेच्युटी, या फिर मैं इसे कहता हूं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, रेट ऑफ ग्रेच्युटी, रेट ऑफ ग्रेच्युटी। ठीक है साहब, रेट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे निकालेंगे आप? रेट ऑफ ग्रेच्युटी, चलिए तो रेट ऑफ ग्रेच्युटी निकालने के लिए मेरी बात ध्यान से देखिएगा, पहले पहले लिखिएगा मत, समझ लीजिएगा। लास्ट ड्रॉन, लास्ट ड्रॉन मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 15/26, ये आपने टेक्स्ट में भी पढ़ा होता है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। और समझ, पहले पूरा समझ लीजिए फिर बात कीजिए। एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ लास्ट 3 month wages multiplied by 15/26
अब नोट कीजिए पहले फटाफट से, पहले इसको नोट कीजिए बेटा, पहले इसको नोट कीजिए। इसके लिए लिख लीजिएगा ये पीस रेट के लिए। चलिए समझिए, ये कहता है साहब आपको ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैसे निकालोगे ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी तो हमने कहा ग्रेच्युटी मिलती है नंबर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, कितने साल तक आपने कंटिन्यूस सर्विस की है। कैसे निकालोगे, बोले साहब एक एम्प्लॉय था जिसने मेरे यहाँ पे जब काम करना स्टार्ट किया था तो उसकी मंथली सैलरी थी 10,000, लेकिन जब उसका रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट के लास्ट मंथ में उसकी सैलरी है 50,000। तो भैया एक बात मुझे बताओ, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन पहले महीने की सैलरी के हिसाब से की जाएगी या लास्ट मंथ की सैलरी के हिसाब से की जाएगी। क्यों भैया आप ग्रेच्युटी कब दे रहे हो, आपने बार बार कहा था ना ग्रेच्युटी के लिए टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन तक जाना है। तो बेटा भैया टर्मिनेशन वाले मंथ में देखो, लास्ट मंथ में सैलरी देखो कितनी है, लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी मतलब लास्ट महीने की सैलरी उन्होंने कितने रुपए उठाई है, मल्टीप्लाइड बाय 15/26। 15/26 करने का मतलब क्या है, एवरेज कर दिया, एवरेज कर दिया। 26 डेज जनरली वर्किंग डेज होते हैं किसी भी मंथ में, तो 15/26 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, कितने साल तक आपने कंटिन्यूस सर्विस की है, कितने साल तक आपने कंटिन्यूस सर्विस की है। क्लियर, फॉर्मूला क्लियर है सभी को कैलकुलेट करने का। इस पे अभी और डिटेल में जाएंगे, कंटिन्यूस सर्विस पे हमें और डिटेल में जाना है, अभी कंटिन्यूस सर्विस पे और डिटेल में जाना है। ये केवल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, हमने कंटिन्यूस सर्विस अभी पढ़ा नहीं है। क्लियर। फिर एक एम्प्लॉय कहता है साहब, फिर एक एम्प्लॉय कहता है साहब मुझे तो जो पैसा मिलता है, मुझे तो जो पैसा मिलता है वो मंथली मिलता ही नहीं है, मुझे तो पैसा पीस रेट के हिसाब से मिलता है, मुझे महीने का पैसा नहीं मिलता, मुझे तो किसी महीने ज्यादा मिल जाता है किसी महीने कम मिल जाता है, क्योंकि मैं तो पीस रेट के हिसाब से काम करता हूं। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, हमने कहा चलो एक काम करते हैं, पिछले 3 महीने का, पिछले लास्ट जो आपके 3 महीने ना, लास्ट 3 महीने, उन 3 महीनों का एवरेज कर लीजिए, उन 3 महीनों का एवरेज कर लीजिए, बाकी फॉर्मूला सेम, बाकी फॉर्मूला सेम। डन। अब साहब एक तीसरा आदमी आता है, वो कहता है साहब मेरा तो बिजनेस मंथली चलता ही नहीं है, मेरा बिजनेस तो पूरे साल चलता ही नहीं है, मेरा तो सीजनल बिजनेस है, मेरा तो सीजनल बिजनेस है। तो मैंने कहा भाई आपको, जैसे अब एक किसान है, खेत में काम करने वाला आदमी है साहब, कृषि करने वाला आदमी है, तो वो कहता है साहब हमारा तो सीजन ही 4 महीने का आता है, जब बारिश वाले 4 महीने होते हैं हमारे यहाँ फसल तभी होती है। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वेजेस ऑफ लास्ट सीजन, पिछले पूरे सीजन में तुमने कितना पैसे का वेजेस लिया, मल्टीप्लाइड बाय 7, यहाँ पे 7 डेज, नंबर ऑफ डेज इन सीजन, जैसे 4 महीने का सीजन था तो पूरे सीजन में हो गए 120 डेज, यहां पे ऐसा नहीं लेना कि 365, नंबर ऑफ डेज इन सीजन, तो 7/120 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सीजन, कितने सीजन हो गए आपको काम करते हुए, नंबर ऑफ सीजन ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस। क्लियर है भाई, 3 तरह से ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जा सकती है, 3 तरह से ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जा सकती है। लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी, एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स अगर पीस रेट है तो, और सीजनली है तो लास्ट सीजन का वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन नंबर ऑफ सीजन डेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सीजन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। क्लियर।
चलिए सर, इसी के बाद अब अगली चीज दोबारा से आती है सर। सर हमें और बात करनी है कि इस कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या होता है। इस कंटिन्यूस सर्विस का मतलब आप हमें थोड़ा और डिटेल में बताइए। मैंने कहा हाँ बेटा, ये कंटिन्यूस सर्विस पता लगाना इतना इजी नहीं है। कंटिन्यूस सर्विस आप बताइए, चलो कंटिन्यूस सर्विस का पहला मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूस सर्विस का पहला मीनिंग क्या होता है साहब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस सर्विस? What is the meaning of continuous service? नो नो नो, नंबर ऑफ तो ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स तो समझ गए भाई। कंटिन्यूस सर्विस को डिफाइन कैसे करोगे? आपसे पूछा था डिफाइन कंटिन्यूस सर्विस, डिफाइन कॉन्टिन्यूस सर्विस, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो कॉन्टिन्यूस सर्विस का मतलब है अनइंटरप्टेड सर्विस। कंटिन्यूस सर्विस का मतलब होता है बेटा अनइंटरप्टेड सर्विस। कंटिन्यूस सर्विस का मतलब होता है अनइंटरप्ट। इस पूरे एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटिन्यूस सर्विस। तो कंटिन्यूस सर्विस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड सर्विस। मेरा एक एम्प्लॉई है साहब, मेरा एक एम्प्लॉई है, उसको 5 साल हो गए साहब, 5 साल 6 साल हो गए काम करते हुए। 6 साल बाद वो आया अपना रेजिग्नेशन लेके, रेजिग्नेशन दे दिया और उसने कहा सर मेरी ग्रेच्युटी, सर मेरी ग्रेच्युटी। मैंने कहा काहे की ग्रेच्युटी? तुम्हें पता नहीं है 5 साल लगातार काम करना पड़ता है अनइंटरप्टेड। तुम्हें याद है तुमने 10 दिन की छुट्टी ली थी पिछले महीने में, तुम्हारे घर पे शादी थी, तुमने 10 दिन की छुट्टी ली थी, तुम्हारे घर पे शादी थी, इंटरप्ट किया था ना, छुट्टी ली थी। क्या इंटरप्शन, क्या छुट्टी लेना, क्या लीव पे जाना, क्या एब्सेंट होना इंटरप्शन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट। अरे नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा भाई, काम पे ही है वो, छुट्टी तो ले ही सकता है कोई आदमी। क्या कोई आदमी कभी अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकता? मैं नहीं लेता, सभी लेते हैं। कोई भी आदमी अपने काम से छुट्टी ले सकता है, तो छुट्टी लेना इंटरप्शन नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 2-4 महीने की छुट्टी लेके गया हो, तो जनरल कॉज वाली छुट्टी होती है जो आपकी परमिटेड लीव्स के अंदर है, परमिटेड लीव्स के अंदर, परमिटेड, नॉन परमिटेड नहीं, परमिटेड लीव्स, ठीक है ना, जितनी आपको अलाउएबल है, उन अलाउएबल लीव्स पे आप जाते हैं, वो आपको क्या मानी जाएगी? आपका कंटिन्यूस वर्क ऑफ सर्विस माना जाएगा। टेम्परेरी डिसेबलमेंट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेटा, फैक्ट्री में आपका कोई एक एक्सीडेंट हो गया,
एक्सीडेंट की वजह से आपको चोट लग गई और आप 1 महीने तक काम नहीं कर पाए, क्या आपकी सर्विस में ब्रेक मान लिया जाएगा, इंटरप्शन मान लिया जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या आपकी सर्विस में ब्रेक या इंटरप्शन मान लिया जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ठीक है साहब। मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव not more than 26 वीक, नॉट मोर देन 26 वीक, मतलब टोटल पीरियड 26 वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 26 वीक तक का है, मैटरनिटी लीव पे आप हो, ठीक है साहब, उसे ब्रेक नहीं माना जाएगा। ठीक है साहब, ओके। उसके अलावा अब आ जाइए, आप अपनी बुक पे आ जाइए बेटा, अपनी बुक में कॉन्टिन्यूस सर्विस पे आ जाइए, अपनी बुक में कंटिन्यूस सर्विस में आ जाइए, अपनी बुक में कॉन्टिन्यूस सर्विस वाले पॉइंट पे आ जाइए, उस पॉइंट पे लिख लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूस सर्विस वाले पॉइंट पे आ जाइए, लिख लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? मिल गया सभी को? पढ़े, उसको पढ़ना स्टार्ट करें। देखो हमने समझ लिए, समझ लिए, पहली चीज हमने समझ लिए। यस बोले अगर मिल गया तो फटाफट यस बोले, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यस, ये कह रहा है साहब सेक्शन 2A deals with the continuous service according to this section. An employee shall be in continuous service for a period if he has for that period an uninterrupted service. मैंने कहा था ना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, uninterrupted service, uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sickness. अगर उसमें कोई आप बीमार हो गए या कोई एक्सीडेंट हो गया या अपसेट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, नॉन बीइंग absent in respect of in treated order in break in service has been passed according with the standing order or rules. आपने बिना लीव लिए छुट्टी पे चले गए, मतलब आपने छुट्टी अप्लाई नहीं की और आपने छुट्टी ले ली, लेकिन वो छुट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट हो, वो छुट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट हो। जैसे आज मैं अचानक बीमार हो गया तो मैंने इन्फॉर्म नहीं किया होगा और छुट्टी ले ली होगी, तो वो छुट्टी किसी ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, तो भी आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी, उसे अनइंटरप्टेड सर्विस नहीं माना जाएगा। ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब किसी एक्ट में आपको छुट्टी मिली हुई है, स्ट्राइक हो जाती है या कोई लॉकआउट हो जाता है या सीजेशन ऑफ वर्क नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय, किसी वजह से काम बंद है, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, किसी वजह से काम बंद है, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। Whether such uninterrupted or interrupted service are rendered before or after the commencement of the act. ठीक है साहब, तो समझ गए, सिंपल सा मीनिंग है भैया, अनइंटरप्टेड सर्विस होनी चाहिए। अनइंटरप्टेड का मतलब आप बीच में काम छोड़ के नहीं गए, कोई बीमार होने की वजह से, कोई काम होने की वजह से अगर आपने छुट्टी ली है, कोई एक्सीडेंट हो गया आपने छुट्टी ली है, तो वो अलाउ रहती है। ठीक है, समझ गए जनरल सेंस? हाँ, रूल को तोड़ के छुट्टी नहीं लोगे, अगर आप रूल को तोड़ के छुट्टी लोगे मतलब आपने वोलेट किए। ओके, क्लियर है? पहला पॉइंट ये अब आपका पहला टेस्ट, ये पहला चेक है, अगर ये क्लियर है कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने ये पूरा कर दिया, आप कंटिन्यूस सर्विस में माने जाओगे। सर इसमें तो प्रॉब्लम आ गई,
पहले वाले में प्रॉब्लम आ गई, तो आप आ जाओ दूसरी चीज पे। वेयर एन एम्प्लॉय नॉट बीइंग एन एम्प्लॉय, सीजनल एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा है, ये सीजनल की बात नहीं कर रहा है, ये पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 2 सीजनल के लिए नहीं है, पॉइंट 1 सीजनल के लिए भी था, पॉइंट 1 सीजनल के लिए भी था, पॉइंट 2 जो है वो सीजनल के लिए नहीं है, मतलब या तो मंथली सैलरी वाले के लिए है या पीस रेट वाले के लिए। क्या बोलता है, वेयर एन एम्प्लॉय not being an employee employed in is not continuous service within the meaning of clause 1, मतलब पहले वाले पॉइंट में तो वो कंटिन्यूस सर्विस में नहीं था, मतलब उसने छुट्टियां ली है, उसने इंटरप्ट किया है, उसने ब्रेक लिया है, तो भी हाँ मैंने कहा और ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया, फॉर एनी पीरियड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ। सर ये 1 ईयर और 6 मंथ्स क्या है बेटा, इस 1 ईयर और 6 मंथ्स के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो 1 साल के पीरियड के लिए बात कर रहे हैं, एक 6 महीने के पीरियड के लिए बात कर रहे हैं, कि 1 साल के पीरियड में कब कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा, 6 महीने के पीरियड में कब कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा, कब ऐसा माना जाएगा कि वो 1 साल तक कंटिन्यूस सर्विस में था, कब ये माना जाएगा वो 6 महीने के लिए कंटिन्यूस सर्विस में। He actually worked under the employer not less than 190 days or 240 days, 190 days or 240 days, 190 days और 240 डेज, 190 डेज। तो पहला हम ईयर वाले के लिए बात कर रहे हैं, 190 डेज, 190 डेज कम व्हेन वीक हैज लेस देन 6 वर्किंग डेज। जब मान लो किसी कंपनी में एक वीक में 6 से कम वर्किंग डेज होते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां होती है जिसमें 5 वर्किंग डेज होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो अगर कोई इंप्लॉई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग डेज पर वीक में लेस देन 6 है, और अगर वो इंप्लॉई पूरे साल में 190 डेज और मोर ऑफिस आया है तो उसे कंटिन्यूस सर्विस मान लिया जाएगा। समझ गए मेरी बात? हाँ, अगर कोई वही ऑर्गेनाइजेशन लेकिन उसके वर्किंग डेज पर वीक में 6 है या 6 से ज्यादा है, 6 या 7 के 7 दिन काम करना है या 6 दिन काम करना है, तो उसके लिए 240 डेज और मोर, 240 डेज और मोर। क्लियर? तो उसे चाहे उसने छुट्टियां ली हो, मतलब उसने इंटरप्ट किया हो, फिर भी उसे वर्क पे मान लिया जाएगा। बी पॉइंट, फॉर 6 मंथ, ये तो था 1 साल के लिए। अगर यही आपको 6 महीने के पीरियड के लिए देखना हो तो ये हाफ हो जाएगा, 95 और 120। 95 कब, जब वीक लेस देन 6 डेज का हो। ओके, क्लियर? 1 साल और 6 महीने क्यों देख रहे हैं हम बाद में बात करेंगे, 1 साल और 6 महीने दोनों क्यों देख रहे हैं वो बाद में बात करेंगे। ये समझ गए? चलिए, इसी के बाद तीसरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, तीसरा वाला एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। द एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन प्रोवाइड ऑफ क्लोज टू
deemed to be continuous service, the number of days on which employee actually work under an employee includes the days. इनको include किया जाएगा. कोई ले ऑफ मतलब किसी इंडस्ट्रियल एक्ट में आपको कोई छुट्टी दी गई है या कोई डिस्प्यूट में छुट्टी दी गई है तो वो काउंट की जाएगी वर्किंग डेज में. अगर आपको फुल लीव ली है फुल वेज के साथ, वेजेस के साथ आपको छुट्टी मिली हुई है, तो जैसे संडे होता है, संडे का अपन को पैसा मिलता है ना, तो वो आपके वर्किंग डेज में काउंट हो जाएगा. He has been absent due to temporary disablement. टेम्परेरी डिसेबलमेंट, वही एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री में, हाथ के चोट लग गई, काम कैसे करेगा, तो उसे भी वर्किंग डेज माना जाएगा. और मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव 26 वीक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं. क्लियर? चलिए सर, ये क्लियर है. अब हमने इसका सेकंड वाला पॉइंट जो पढ़ा था, सेकंड वाले पॉइंट में हमने सीजनल को छोड़ दिया था. तो मैंने कहा भाई अगर सीजनल हो तो, सीजनल हो तो जैसे वो आपको कहता है साहब मैं एक शुगर फैक्ट्री में काम करता हूं. शुगर फैक्ट्री, अब शुगर फैक्ट्री में 12 के 12 महीने काम नहीं होता. शुगर फैक्ट्री में सीजनल काम होता है. जब गन्ना नहीं निकल रहा होता है तो फिर उस टाइम उस फैक्ट्री का काम लगभग बंद के जैसा होता है, उस फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा होता. तो एक एम्प्लॉई है जो कहता है मैंने पूरे साल में 230 डेज काम किया है शुगर फैक्ट्री में. कितने दिन काम किया है? 230 डेज. अब बताओ उसे कंटिन्यूस सर्विस में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? कंटिन्यूस सर्विस में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? 240 वाला क्राइटेरिया तो पूरा नहीं होता. 240 वाला. तो सीजनल के लिए क्या बोला है? सीजनल के लिए क्या बोला है? 75% डेज ऑफ टोटल वर्किंग डेज. जैसे जैसे मान लो वो शुगर फैक्ट्री पूरे साल में 260 डेज वर्किंग पे थी. मान लीजिए वो शुगर फैक्ट्री पूरे साल में 260 डेज वर्किंग पे थी. तो अगर एम्प्लॉय ने उसके 75%, एम्प्लॉय ने 75%, कितना होता है 75%? 260 का 75%, 52 195, 195 और मोर डेज काम कर लिया तो चलेगा. ठीक है साहब, तो उसे वर्किंग में माना जाएगा. तो शुगर फैक्ट्री के लिए तो पहला वाला पॉइंट देखो, मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूं. पहला पॉइंट अनइंटरप्टेड सर्विस है, कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी. अनइंटरप्टेड सर्विस है, कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी. अनइंटरप्टेड नहीं है, अनइंटरप्टेड नहीं है मतलब इंटरप्ट तो हुआ है, तो फिर एक साल के लिए तो देखोगे 190 और 240. एक साल के लिए देखोगे 190 और 240. 190 कब देखोगे? जब वीक में 6 दिन से कम हो. 240 कब देखोगे? 6 या 6 से ज्यादा हो. 6 मंथ के लिए उसका हाफ 95 हो 120. अगर सीजनल है, अगर सीजनल है तो टू मतलब जितने भी वर्किंग डेज है उसका 75%, जितने भी वर्किंग डेज है उसका 75% और मोर. फिर तीसरा वाला पॉइंट, जो छुट्टियां ली होती है, वर्किंग डेज वाली होती है, मैटरनिटी लीव वाली होती है, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा वर्किंग डेज. उन सबको इंक्लूड किया जाएगा वर्किंग डेज. क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं. यहां तक इस एक्ट में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं. नहीं. फिर आता है साहब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी का मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? तो ग्रेच्युटी का मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है 20 लाख. ग्रेच्युटी का वैसे ही अमाउंट चेंज होता रहता है, बट अभी के लिए ग्रेच्युटी का मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है 20 लाख. ओके, क्लियर? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी 20 लाख.
अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताइए, मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके बड़े बड़े क्वेश्चन वाला काम हो गया। अब देखो बड़े बड़े दो ही क्वेश्चन बनते हैं। ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन कैसे करोगे, वो 3 फॉर्मूला, बड़े बड़े दो ही क्वेश्चन बनते हैं। ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन कैसे करोगे, वो 3 फॉर्मूला। कंटिन्यूस सर्विस क्या होता है, उसके 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट अपने देख लिए, 3 फॉर्मूला हमने देख लिए। बाकी सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सारे सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मान लीजिए एक एम्प्लॉई है जिसको काम करते हुए 6 साल हो गए। अब 6 साल बाद उसका एक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने से उसके एक हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। 6 साल उसको काम करते हुए हो गए, 6 साल बाद उसका एक एक्सीडेंट हो गया, और उसके एक्सीडेंट से उसके हाथ में एक प्रॉब्लम हो गई। तो हमने कहा भाई आप देखो पहले, अब जब जिस टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, 6 साल उसको काम करते हुए हो गए, पूरे 6 साल कंटिन्यूस ईयर्स ऑफ सर्विस। और 6 साल जब उसको काम करते हुए हो गए, 6 ईयर्स, तो उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपीज पर मंथ। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट के बाद हमने कहा देखो साहब, अब आप अगर और काम करना चाहते हो ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन अब आपको 40,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। तो उसने 1 साल और काम किया, 1 ईयर, फिर उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो उसकी लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी है 40,000। तो क्या उसको पूरी ग्रेचुटी 7 साल की 40,000 के हिसाब से मिलेगी क्या? उसको 7 साल की पूरी ग्रेचुटी 40,000 के हिसाब से मिलेगी क्या? नहीं। तो उसकी इन 6 सालों की ग्रेचुटी तो कैलकुलेट की जाएगी 1 लाख के हिसाब से, उसकी 6 सालों की ग्रेचुटी तो कैलकुलेट की जाएगी 1 लाख के हिसाब से, और अगले 1 साल की ग्रेचुटी कैलकुलेट की जाएगी 40,000, मतलब 2 पार्ट्स में कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर रूल क्या है, अगर किसी इंप्लॉय की सैलरी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू एनी डिसेबलमेंट, देन हिज ग्रेचुटी विल बी कैलकुलेटेड इन द पार्ट्स। तो उसकी ग्रेचुटी पार्ट्स में कैलकुलेट की जाएगी फॉर द कंटिन्यूस सर्विस। एक्सीडेंट डिसेबलमेंट से पहले वाली उस पर कैलकुलेट की जाएगी, डिसेबलमेंट के बाद वाले अमाउंट पे कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए, क्या 20 लाख से ज्यादा ग्रेचुटी दी जा सकती है क्या? अगर पहले से एग्रीमेंट हो रखा हो, अगर पहले से इंप्लॉय इंप्लॉयर में एग्रीमेंट हो रखा हो तो 20 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, या फिर कोर्ट में कोई केस चला गया हो और उस अवार्ड में 20 लाख से ज्यादा दी गई हो, अवार्ड का मतलब आप समझते हैं, उसके अवार्ड में 20 लाख से ज्यादा दी गई हो, तो वो 20 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर? तो यहां तक सभी को क्लियर है? कल हम बेटा इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे, कल हम इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए आप इतनी बातें रिवाइज कीजिएगा। कल हमारा एक थोड़ा सा ही बचा है, कल हम कोशिश करेंगे एक नया एक्ट भी स्टार्ट कर दें। कल इस एक्ट को कंप्लीट कर देंगे, हमने इस एक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा कवर कर लिया है, ठीक है ना? कल इसको फॉर्मली, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी करके इसको कल पूरा हम कर देंगे। डन? चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।